हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट है आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। आपको याद होगा पीएम मोदी के पुतिन को गले लगाने पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ही प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कमेंट करके उनकी आलोचना की थी। उसके बाद फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर को समन करके इस चीज का विरोध प्रकट किया था और नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने यूक्रेन को वार्निंग दी थी कि दोबारा यूक्रेन की सरकार की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसा कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूक्रेन की सरकार डिफेंस मोड में आ गई है और पिछले कल यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को फोन कॉल की और कहा कि यूक्रेन हमेशा ही भारत के शांति प्रयासों का सम्मान करता है और आगे भी भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को और मजबूत करना चाहता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए उनको भारत का समर्थन और सपोर्ट चाहिए। वैसे यूक्रेन को भारत का सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि भारत से फ्री में मेडिसिन और मेडिकल एड चाहिए। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद भारत की सरकार ने यूक्रेन के लोगों के लिए अभी तक ह्यूमैनिटेरियन एड की 15 कंसाइनमेंट्स भेजी हैं और ये सारी इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यूक्रेन गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं कि किसी थर्ड कंट्री के थ्रू भारत यूक्रेन को एमुनेशंस भी दे रहा है। यूक्रेन को पता है कि अगर भारत के साथ संबंध खराब हुए तो ये सब मिलना उनको बंद हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने समय पर जयशंकर सर को कॉल करके दोनों देशों के बीच तनाव को थोड़ा कम करने की कोशिश की है ताकि प्रेशर रिलीज हो। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और अजरबैजान को लेकर। अजरबैजान लगातार कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट कर रहा है, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की पब्लिक सेक्टर की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अजरबैजान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अजरबैजान में अजेरी चिराग गुनाशाली ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट और बीटीसी पाइपलाइन में ये पूरी $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। अजेरी चिराग गुनाशली ऑयल फील्ड में तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की पहले से ही 2.3% की हिस्सेदारी है, लेकिन उसके बाद अब ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने $60 मिलियन की फ्रेश इन्वेस्टमेंट करके 0.73% स्टेक परचेज किया है। हालांकि इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि भारत की सरकार कश्मीर मुद्दे को साइड के ऊपर रख रही है और अपने बिजनेस इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को अलग से। नो डाउट कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जिसके ऊपर भारत की सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो ये $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए फ्यूचर में एसेट्स खड़ी कर रही है और इसका फ्यूचर में काफी फायदा भी होगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का अजरबैजान में $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना क्या ये सही फैसला है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है जर्मनी से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच जो नफरत है वो अब जर्मनी तक जा पहुंची है। दरअसल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान का एक कॉन्सुलेट है। अब जो भी फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसी, हाई कमीशन या फिर कॉन्सुलेट्स की बिल्डिंग होती है उसके ऊपर उस देश का झंडा भी लगा होता है। सेम इसी तरह से दुनिया के सभी देशों में जहाँ पर भी भारत की एम्बेसी है, हाई कमीशन या फिर भारत के कॉन्सुलेट्स हैं, उनकी बिल्डिंग के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा लगा होता है और हर कंट्री ये प्रोटोकॉल फॉलो करती है। अब जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है, वहां पर भी बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज निकल कर आ रही है कि वहां पर पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के ऊपर कुछ अफगानिस्तानी इमिग्रेंट्स ने अचानक से हमला कर दिया और कॉन्सुलेट बिल्डिंग के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था उस झंडे को न सिर्फ उतारा बल्कि पाकिस्तान के झंडे को फाड़ कर उसको जमीन पर फेंक भी दिया और पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर काफी सारी नारेबाजी भी की। आपको याद होगा सेम इसी तरह से ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जब खालिस्तानियों ने हमला किया था और भारत के तिरंगे को नीचे उतारने की कोशिश की थी, उस समय भारत की एम्बेसी के ऑफिशियल ने बहादुरी दिखाते हुए खालिस्तानी को फेस किया था और भारत के तिरंगे झंडे को सेफली उतार के अंदर ले गया था। लेकिन फ्रैंकफर्ट में जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है उसका कोई भी अधिकारी डर के मारे बाहर नहीं आया और उन्होंने अपने पाकिस्तानी झंडे का अपमान होने दिया। अफगानिस्तान के अंदर जो भी तालिबान रूल आया है, तालिबान के रूल में जो अफगानिस्तान के लोग वहां पर मुश्किलें फेस कर रहे हैं, उसका दोष अफगानिस्तान के लोग आज भी पाकिस्तान को ही देते हैं और पाकिस्तान से नफरत करते हैं और ये नफरत क्रिकेट में भी देखने को मिलती है। आपको याद होगा साल 2022 के एशिया कप के मैच में अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तानी फैंस की पिटाई की थी। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है ईरान को लेकर। अमेरिका और खासकर इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी आए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की आड़ में ईरान पिछले कई सालों से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के ऊपर काम कर रहा था। इजराइल ने भी ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवाया, ईरान में कई सारी स्ट्राइक्स की, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमले किए और उसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए। लेकिन अब ईरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज में न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने में ऑलमोस्ट सफल हो गया है
अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड फिसाइल मटेरियल बनाने से केवल 1 या 2 हफ्ते दूर है। यानी ईरान चाहे तो आज की डेट में 7 से 14 दिन के अंदर ही वेपन ग्रेड फिसाइल मटेरियल बना सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फिसाइल मटेरियल होता है ये एटम बम्स के अंदर मेन कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन होता है। इसी के कारण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। साथ में फिसाइल मटेरियल के अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि चेन रिएक्शन कितनी लंबी चलेगी और एक्सप्लोजन कितना बड़ा होगा और वो कितने एरिया को कवर करेगा। वेपन्स ग्रेड फिसाइल मटेरियल्स का यूज हाइड्रोजन बॉम्ब्स और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी किया जाता है। वेपन्स ग्रेड फिसाइल मटेरियल बनाने के बाद अब केवल छोटे मोटे स्टेप्स बचते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स या फिर बॉम्ब्स को डिजाइन करना, जिसमें मेन मटेरियल लोड किया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स का साइज और डिलीवरी मेथड सिलेक्ट करना, चेन रिएक्शन को इनिशिएट करने का मेथड क्या होगा उसको सिलेक्ट करना, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग और कैलिब्रेशन करना। और अमेरिका का कहना है कि ईरान ये सारे स्टेप्स 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं हुआ कि पाकिस्तान के बाद अब ईरान के रूप में दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स वाला एक और मुस्लिम देश मिलने जा रहा है, वो भी एक शिया मुस्लिम देश। हाँ, ये बात अलग है कि न्यूक्लियर वेपन्स की प्रॉपर टेस्टिंग करके ईरान अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करता है या फिर नहीं। लेकिन अगर अंदर ही अंदर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर ईरान भी पीछे नहीं है। आज की 5th अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने जम्मू रीजन में पैरा स्पेशल फोर्सेस के 500 कमांडोज की डिप्लॉयमेंट और करने का फैसला किया है और ये पिछली डिप्लॉयमेंट से एडिशनल ट्रूप्स होंगे। रिपोर्ट्स आ रही है कि जम्मू रीजन में टोटल 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकी आज की डेट पे एक्टिव है, इसलिए अब जम्मू रीजन में भी स्पेशल फोर्सेस की इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी की 3000 और ट्रूप्स को जम्मू रीजन में भेजा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से आपने नोटिस किया होगा कि अब जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन के बाद जम्मू रीजन में भी वहां पर कई सारे आतंकी हमले हो रहे हैं। पुंछ, राजौरी के बाद उधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ में भी पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर कई सारे आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 50 से ज्यादा भारत के सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अब इंडियन आर्मी ने जम्मू रीजन में भी अपने स्पेशल फोर्सेस के ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और भूटान को लेकर। दरअसल भूटान ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत से मदद मांगी थी और अब भारत की सरकार भूटान को इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम देने जा रही है। इसके तहत भारत की सरकार अगले 18 महीनों के दौरान भूटान को 1500 करोड़ रुपीस की मदद देगी और ये पैसा अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए 18 महीनों के दौरान थोड़ा थोड़ा रिलीज किया जाएगा, यानी ये वन टाइम पेमेंट नहीं होगी। भूटान अपनी सभी जरूरतों के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है और इस तरह की मदद भारत की सरकार कई बार भूटान की कर चुकी है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। दरअसल कनाडा की एल्बर्टा प्रोविंस की कैलगरी सिटी में 28 जुलाई को सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान को लेकर एक रेफरेंडम रखा है और कनाडा की जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन भी दी है। अब भारत की सरकार ने कनाडा की गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके इस रेफरेंडम को कैंसिल करने के लिए कहा है, यानी इसका विरोध किया है और साफ किया है कि पंजाब भारत का हिस्सा है, इसलिए ये रेफरेंडम पूरी तरह से अनुचित है। आज की 8th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और इजराइल को लेकर। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल टेररिस्ट यानी कि इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया है, जिसका फलस्तीन ने भी स्वागत किया है। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले 11 जुलाई को नेपाल में लैंडस्लाइड के कारण वहां पर 2 बसेस का एक्सीडेंट हो गया था और वो एक नदी में जाकर गिरी थी। दोनों बसेस में 60 से भी ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 6 इंडियंस थे। नेपाल की अथॉरिटीज अभी भी बस के मलबे को लोकेट करने में फेल साबित हुई हैं और नेपाल के लोगों के परिवारजन लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि एटलीस्ट उनको बॉडीज मिल जाएं ताकि वो अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार कर पाएं। कई दिन बीत जाने के बाद नेपाल इन दोनों बसेस के मलबे को ढूंढ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने भारत से मदद मांगी और न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल इंडियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF की एक टीम नेपाल पहुंच गई है। इसमें 12 लोगों को भेजा गया है और इन्होंने नेपाल के अंदर एक्सीडेंट साइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। नेपाल से न्यूज आ रही है कि इस एक्सीडेंट के दौरान 3 लोगों ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली थी, जबकि 23 लोगों की बॉडीज मिल गई हैं और 39 लोगों की बॉडीज अभी भी रिकवर नहीं हुई हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ जो वहां पर हिंसक आंदोलन हो रहा है, उसके कारण अब कई सारे भारतीय स्टूडेंट भारत की एम्बेसी को कांटेक्ट करके भारत वापस आने के लिए मदद मांग रहे हैं। पिछले कल तक टोटल 1000 इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करके भारत की सीमा के अंदर ला लिया गया है। न सिर्फ भारत बल्कि भारत की सरकार अपने बॉर्डर से नेपाल और भूटान के स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू कर रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने 800 नेपाली स्टूडेंट्स को भारत में लाया है, जो कि अब अपने देश नेपाल जाएंगे। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के कारण सिक्योरिटी फोर्सेस ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया है, यानी दिखते ही गोली मार देना। अभी तक बांग्लादेश में 135 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 से 5000 लोग वहां पर घायल हो गए हैं। भारत के टोटल 8500 स्टूडेंट्स और 15000 इंडियंस ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होने से पहले बांग्लादेश में प्रेजेंट थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।